नमस्कार बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर नंबर 14 जो कि सबसे सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये आपके आरजेएस में या जेएलओ के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपके सिलेबस का पार्ट रहता है, तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर रहने वाला बेटा। ठीक है, चलिए बिना किसी के देरी किए हुए हम ऑर्डर 14 को देखते हैं बेटा। देखिए, ऑर्डर 14 फैक्ट इन इश्यू के बारे में बताता है। अब होता क्या है फैक्ट इन इश्यू, विवादों का जो स्तरीकरण है वो क्या होगा, कौन बताएगा? फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? भाई कोई भी ऐसा विवाद जहां पर आपके एक तो वादी होता है, दूसरा प्रतिवादी होता है, और कोई सब्जेक्ट मैटर पर कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल आपके मटेरियल फैक्ट होता है, तो वहां पर एक कहता है कि भाई ये वस्तु मेरी है, दूसरा कहता है ये वस्तु मेरी है। क्या कहता है? एक बंदा कहता है ये मेरी है, दूसरा बंदा कहता है मना करता है। अगर आपने किराएदार लिया है तो दूसरा कहता है नहीं, इसने किराया नहीं दिया। ठीक है, कोई कहता है कि यहाँ पर सेल हुई है, दूसरा कहता है सेल नहीं हुई। तो ये तो हो गए फैक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, विधि की जो फैक्ट होती है या फैक्ट इन इश्यू दो तरीके से हुआ, एक तो फैक्ट के माध्यम से, एक विधि की फैक्ट। अब वहां पर आपके क्या होगा कि बंदा अगर कोई किराएदार है, क्या हो गया, एक सेकंड बेटा, ये चलता चलता बंद हो गया है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे कि फैक्ट क्या होता है और विधि के अंतर्गत किस प्रकार से इसको किया जाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर 14 है आपका, बहुत ही आसान भाषा में समझना इसको, कि ऑर्डर जो 14 कोर्ट यह तय करती है कि पक्षकार के बीच में जो एक्चुअल डिस्प्यूट है या एक्चुअल इश्यू है क्या है, जिस पर मैं फैसला मुझे देना है। ठीक है, सपोज करिए कि आप अपने अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हो, तब आप एक डिसीजन के रूप में आप अपना ऑर्डर 14 को यूज करोगे। भाई मैं इसमें कौन कौन से फैक्ट इन इश्यू लगा सकता हूं। अगर आप एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर ऑर्डर 14 क्या मतलब निकल सकता है। जैसे हम पहले ऑर्डर को समझ रहे थे, तो एक एग्जांपल आप लोगों के बीच में मैंने रखा था कि राम और श्याम ने 1 लाख रुपए उधार लिए थे। तो राम ये कहता है कि मैंने श्याम को 1 लाख रुपए उधार दिए, और श्याम कहता है कि मैंने पैसे वापस कर दिए। अब कोर्ट उनसे ये पूछती है कि असल में विवाद है क्या, यानी क्या है। तो कोर्ट के पास में एक मुद्दा बनाती है कि क्या प्रतिवादी ने, यानी श्याम ने 1 लाख रुपए वापस कर दिए थे। अब ये संपूर्ण मुकदमे में इसी मुद्दे पर, यानी सबूत अगर आपके पास में होगा तो वो लाया जाएगा, वो बहस है, दोनों हम क्या करेंगे कि होगी। तो ऑर्डर 14 सबसे जो मेन मोटो है ऑर्डर 14 का, कि झगड़े का असली प्रश्न तय करना, कि झगड़ा हुआ क्यों, किस प्रश्न पर झगड़ा उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह तय करना है कि इश्यू क्या है। सबसे पहले मैं अभी ऑर्डर की लैंग्वेज पर नहीं जा रहा हूं बेटा, ऑर्डर की जो बाहरी आवरण है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
हो सकता है कि आपको मेरी भाषा में कुछ राजस्थानी टोन दिखे, लेकिन समझाऊंगा वही जो आपके माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले इश्यू क्या है? जब एक पार्टी किसी फैक्ट या किसी लॉ पर की बात करता है और दूसरा उससे क्या करता है, डिनाई करता है यानी मना करता है, नकार देता है, तो वहां इश्यू उत्पन्न होता है। इश्यू कैसे उत्पन्न होगा, समझ में आई बात? यानी जब कोई पार्टी किसी भी फैक्ट को या किसी भी लॉ से कोई भी बात करता है और दूसरी पार्टी उस फैक्ट से या उस लॉ से मना कर देता है, तो वहां पर इश्यू उत्पन्न हो जाता है। हमारा एग्जाम्पल था, राम राम मैंने पैसे दिए, श्याम नहीं दिए। राम कहता है मैंने पैसे दिए, श्याम कहता है मैंने नहीं दिए। तो यहां पर इश्यू बना, पहली बात। अब इश्यू के प्रकार क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के होंगे। पहला इश्यू ऑफ फैक्ट, दूसरा इश्यू ऑफ लॉ, यानी तथ्य का मुद्दा और विधि का मुद्दा। तथ्य का मुद्दा होगा तो तथ्य का मुद्दा क्या है कि क्या वास्तव में 1 लाख रुपए दिए गए थे। दूसरा इश्यू ऑफ लॉ क्या होगा, विधि ऑफ लॉ क्या होगा, क्या जो वाद किया गया है वो लिमिटेशन से बाधित है या नहीं है, यानी परिसीमा के अंतर्गत है या नहीं है। ये दो प्रकार के हो गए। अब आप देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। जब कोर्ट जब प्रोनाउंस करेगी जजमेंट, तो ऑन ऑल इश्यूज पर करेगी, यानी कोर्ट सभी मुद्दों पर निर्णय देगी। लेकिन यदि कोई भी जो प्रीलिमिनरी इश्यू है, यानी प्रारंभिक विधिक प्रश्न है, और पूरे वाद का निपटारा कर सकता है, यानी प्रीलिमिनरी जो इश्यू है उसी पर पूरे वाद का अगर निपटारा हो सकता है या कर सकता है, तो पहले उसी पर निर्णय दिया जाएगा या दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रीलिमिनरी जो इश्यू है वो क्या होता है? यानी ये आपके प्रीलिमिनरी इश्यू आपके जो एक जुडिशरी का जब एग्जाम होता है या एपीओ का एग्जाम होता है या जेएलओ का एग्जाम होता है, तो ये वाली जो चीज है ना, एग्जाम का फेवरेट होता है, एग्जामिनर का जो फेवरेट है कि इस चीज को मैं पूछूं। यानी इसमें क्या होगा, प्रीलिमिनरी इश्यू के अंतर्गत या तो वो जुडिक्शन अधिकारिता रखेगा या बार ऑफ लॉ विधि द्वारा वर्जित तो होगा। ठीक है, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, JNB। ठीक है, यानी जुडिक्शन प्लस बार ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रीलिमिनरी इश्यूज। अब इसको आप समझिए कैसे। हमने ऑर्डर 6, 7, 8, 9, 10 इनके अंतर्गत हमने कुछ बातें समझी थी। यानी सबसे पहले हमने प्लेंट लाया, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आई, फिर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, डिस्प्यूट हुआ, फिर इश्यू फ्रेम्ड हुआ, फिर एविडेंस प्रस्तुत किए और फिर जजमेंट आया। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यानी थोड़ा सा मैं इसको अलग लैंग्वेज में यानी अलग वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि कोर्ट कहती है कि पहले यह तय करो कि विवाद के बिंदु क्या है। कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट क्या कहती है? विवाद के बिंदु क्या है। ठीक है, अगर यहां पर आपको पता चल जाए कि विवाद के बिंदु भाई ये चीज है, फिर उन्हीं बिंदुओं पर क्या किया जाएगा, सबूत और बहस छिड़ेगी। ठीक है, तो इश्यू कैसे बनता है? एक पक्ष कहेगा, दूसरा नकारेगा। ठीक है, सभी इश्यू पर निर्णय होंगे और जुडिक्शन बार ऑफ बाय लॉ है या नहीं है। इश्यू है और वह विवादित प्रश्न है जो पक्षकार के अभिकथनों यानी जो भी प्लीडिंग से उत्पन्न होता है, वहां पर इश्यू होगा। इश्यू दो प्रकार के होगा, फैक्ट और लॉ का इश्यू होगा। कोर्ट सामान्यतः सभी इश्यू पर क्या करेगा, निर्णय देगा। जुडिक्शन और बार बाय लॉ को प्रीलिमिनरी इश्यू के रूप में पहले तय किया जा सकता है। यानी अगर मैं इसको इसको समझाने की कोशिश करूं कि पहले डिस्प्यूट होगा, फिर इश्यू आएगा, फिर एविडेंस आएगा, फिर जजमेंट होगा। ठीक है, अब जब हम ऑर्डर नंबर 10 को पढ़ रहे थे तो वो कोर्ट क्वेश्चन पूछ रही थी, फिर कुछ डिस्कवरी करवाएगी कि ऑर्डर 11 के अंतर्गत आपके पास में कुछ भी डॉक्यूमेंट है या तो वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करो।
फिर वो एडमिट करता है कि ऑर्डर 12 के अंतर्गत एडमिशन करता है, और ऑर्डर 13 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट जो भी है वो देता है, दिखाता है, उसको निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन वगैरह करवाता है, फिर उस पर इश्यू वगैरह बनता है, तो ऑर्डर 14। यानी कोर्ट ये तय करती है कि असली विवाद क्या है और किन मुद्दों पर मुझे फैसला देना है। ठीक है, तो आपका ऑर्डर नंबर 14 का रूल 1 इश्यू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 14 का रूल नंबर 2 प्रीलिमिनरी इश्यू जुडिक्शन और बार बाय लॉ, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ऑर्डर नंबर 14 को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा विवादक क्या होंगे। ठीक है, यानी विवादक क्या होंगे, यानी विवाद कहां से आएंगे, विवादक कहां से आएंगे। या तो आपका आपने क्या किया, अभिकथन यानी प्लीडिंग वगैरह की। प्लीडिंग भी आपने दो तरीके से, या तो प्लेंट फाइल करके किया, और या फिर आपने रिटर्न स्टेटमेंट दिया। अब यहां से आपके क्या होगा, वो प्लीडिंग स्टार्ट होगी, फैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, विवादक इश्यू आने स्टार्ट होंगे। दूसरा, आंसर ऑफ इंट्रोगेटरी। ठीक है, तीसरा, शपथ पत्र पर कथन। चौथा, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। अब यहाँ पे ये जो चीजें हो रही है, यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो भी हमने ये 4 पॉइंट लिखे हैं अभी, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एरो निकाल कर मैं लिखता हूँ कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इशू का जन्म होता है। इन्हीं से क्या होता है, इशू का जन्म होता है। अब इशू मिला है, यानी आप सभी को, यानी आप सभी को मतलब क्या है कि कोर्ट को जब इशू मिल जाता है कि भाई हाँ, वास्तव में एक्चुअल विवाद यही है, यानी कोर्ट को इशू मिल जाता है, अगर इश्यू मिल जाता है, अब उस इश्यू को आप दो भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में बांटोगे बेटा, दो भागों में। एक इश्यू होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होगा आपके क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ध्यान से समझना इस चीज को, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो आपका ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता हो, दूसरा टाइम बार्ड नहीं हुआ हो, एग्जाम्पल में रूप आप में लिख सकते हैं यहाँ पर रेस जुडिकेटा सेक्शन 11, या लिमिटेशन के अंतर्गत हो, परिसीमा विधि के अंतर्गत तो है या नहीं है, उसको आपको देखना। और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि फैक्ट क्या है, डिपेंड्स ऑन
फैक्ट, क्या फैक्ट क्या दे रहे हो, ठीक है। समझ में आई बात कुछ यहां पर। अब देखिए, अगर आप फ्रेमिंग ऑफ इश्यू करते हैं ऑर्डर 14 में, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अब ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू होगा, ये जब एक तरफ तो होगा आपके वादी, एक तरफ होगा आपके डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जो वादी होगा वो वाद लाने का अधिकार रखता है, वादी वाद लाने का अधिकार रखता है, तो ये वाद लेकर आएगा, शूर लेके आएगा। यानी राइट टू शू। दूसरा ये करेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेंस, यानी प्रतिरक्षा गठित करने का अधिकार होता है इसके पास में, प्रतिरक्षा गठित करने का अधिकार होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक चीज आती है, ऑर्डर नंबर 14। ऑर्डर नंबर 14 यह कहता है कि भाई आपके पास में कोई भी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट जो मटेरियल आपके प्रतिपादनाएं हैं, ठीक है, तात्विक प्रतिपादनाएं, अब वो तात्विक प्रतिपादनाएं जो मटेरियल आपके प्रोपोजिशन वगैरह है, या तो वो क्या करेगा कि भाई रीडिंग करेगा, अभिकथन करेगा, और अभिकथन में दो चीज करेगा, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो मना करेगा, और या वो क्या करेगा, यहाँ पे एलिगेशन लगा रहा है, तो एलिगेशन या तो यस में होगा या एलिगेशन उसका नो में होगा। समझ में आ गई। अब वो जो कुछ भी कर रहा है, यानी जो तात्विक प्रतिपादनाएं हैं इसकी, अब वो बंदा या तो उस चीज को क्या करेगा, एडमिट करेगा, क्या करेगा, एडमिट करेगा, ठीक है, या उसको डीम्ड एडमिट करेगा। डीम्ड एडमिट, और या फिर वो क्या करेगा, डिनाइड कर देगा, मना करेगा, इनकार करेगा कि भाई मैंने ऐसा किया ही नहीं, ठीक है। अगर वो चाहे एडमिट कर रहा हो, चाहे वो डीम्ड एडमिट कर रहा हो, ठीक है, तो इनके अंतर्गत क्या होगा, अगर इन दोनों की बात हो तो वो क्या करेगा, एडमिट कर लेता है या डीम्ड एडमिट करता है, तो आपको इश्यू फ्रेम नहीं करने, नो इश्यू फ्रेमिंग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो डिनाई करता है, मना करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इश्यू आर फ्रेम्ड ऑन सच material proposition यानी यहां पर नो डिफेंस
नो इश्यू। इस तरह से आप इसको समझेंगे। अब वो तात्विक प्रतिपादनाएँ क्या होगी, ठीक है? तो वो आपके मटेरियल फैक्ट या तो आपके एक बंदा क्या करेगा उसको एक्सेप्ट करेगा और एक इसको डिनाई करेगा। तो यहाँ पर अफ़र्म करेगा या डिनाई करेगा या तो हाँ या ना करेगा, ठीक है? तो वो वहाँ पर इश्यू बन सकता है। अब आपके इश्यू जब बनेंगे 15 इश्यू, क्या अधिकारिता सुनने का अधिकारिता है या नहीं है कोर्ट को, या क्या कोर्ट यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह कोई संविदा भंग हुई है या नहीं हुई है, विनिस प्रवर्तनीय कोर्ट है या नहीं है, क्या इसको वो प्रवर्तनीय करवा सकता है या नहीं करवा सकता, जो भी आपका मैटर होगा। क्या ये परपेचुअल जो इंजेक्शन वगैरह है स्थायी व्यादेश आ सकता है या नहीं आ सकता, या एनी अदर रिलीफ दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ये सारी चीजें आपके फैक्ट्री इश्यू के अंतर्गत कवर बन सकता है, ठीक है। और जो कुछ भी होगा वो बर्डन किसके ऊपर होगा, प्रतिवादी डिफेंडेंट के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ऑर्डर 14 को जब आपने समझ लिया, तब आप अगर आप जेडीए जेलो का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो सीरीज है वो भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पर इनको बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और राजस्थान टेनेंसी एक्ट, इनका मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जेएलओ को रिगार्डिंग हो वो क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सेक्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप निरेक एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात, निरेक एकेडमी पर आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है। अगर आप जेडी जेएलओ का प्रिपरेशन कर रहे हो या एपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप प्रोटेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको मेगा टेस्ट सीरीज सेल चल रही है, जहां पर आपको 1500 रुपए का एक कूपन दिया जा रहा है, ठीक है। उस कूपन को आपको यूज करना है, टॉपर 1500 कोड लगाकर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी की जो एमसीक्यूज है, फुल लेंथ एमसीक्यू टेस्ट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, या टॉपिक वाइज जो सेक्शन वाइज आपके टेस्ट वगैरह है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सारा कुछ डिजाइन किया गया है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो निरेक एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर 1500 कोड यूज करना है। ऑफर लिमिटेड है और सीट भी लिमिटेड है बेटा, ठीक है। लगभग 136 प्लस आपके इसमें जो कूपन है वो एनरोल हो चुके हैं और रिमेनिंग आपके 30 या 35 और इसमें बचे होंगे, ठीक है। तो जो जितना जल्दी करेगा उसके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये एपीओ का कोर्स प्री एग्जाम के ओरिएंटेड लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपके क्लासेस चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर करेंगे, एक ही अड्डा हमारा निरेक एकेडमी एप्लीकेशन, उसको आपको डाउनलोड करना है। और अगर आप आरजेएस, जेएलओ, एपीओ किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्डर नंबर 14 जब हम पढ़ते हैं इस बैरेट की लैंग्वेज के अंतर्गत, तो ऑर्डर नंबर 14 क्या कहता है, देखिए। ऑर्डर नंबर 14 का आता है आपके रूल 1, जो कहता है कि विवादकों का विवेचना। विवादक तब पैदा होते हैं जब तथ्य और विधि की कोई भी तार्किक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात या दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात किया जाता है, या तो वो हाँ करता है या मना करता है। तात्विक प्रतिपादनाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएं होगी जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अभिकथित कथन करना होगा और अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथन करना होगा। जो हमने नोट्स बनाकर समझे वो सारा कुछ आपके इन रूल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार का द्वारा प्रत्याज्ञात हर एक तात्विक प्रतिपादन एक शुभेच्छा विवादक विषय होगा। विवादक दो किस्मों के होंगे, तथ्य विवादक और विधि का विवादक। कोर्ट वाद की प्रथम सुनवाई में यानी आपके प्रीलिमिनरी जो इश्यू है वाद को, वाद पत्र जब कोई भी लिखित कथन हो तो पढ़ने के बाद में
आदेश 2 रूल 2 के अधीन परीक्षा करने के बाद पक्षकारों पे उनके प्लीडरों की सुनवाई के बाद यह अब निश्चित करेगा तथ्य की विधि मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। वेट एंड फिर रूल नंबर 2 आपके आता है कि कोर्ट द्वारा सभी विवादों का निर्णय सुनाया जाएगा। इस बात के होते हुए विवाद का निपटारा प्रारंभिक विवादों पर किया जा सकेगा। न्यायालय उप नियम उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विवादों का निर्णय सुनाएगा। जहां विवादक और तथ्य विवादक दोनों एक ही वाद में पैदा होते हो तो कोर्ट की यह राय होगी मामले को उसी भाग में निपटारा केवल विधि विवादक के आधार पर किया जाएगा और यदि विवादक न्यायालय की अधिकारिता या तत्समय किसी भी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन के अंतर्गत है तो वह पहले उस विवादक का विचारण करेगा जो उस प्रयोजन के लिए वह ठीक समझे और अन्य विवादक का निपटारा तब तक मुलतवी कर देगा जब तक कि विवादक या अवधारण न कर दिया जाए। उस वाद की कार्यवाही पर उस विवादक विनिश्चय के अनुसार करेगा। तो यह भी हमने बात समझी थी। फिर रूल नंबर 3 कि सामग्री जिसमें विवादक की विरचना की जा सकेगी कोर्ट निम्नलिखित सभी सामग्री से उससे किसी भी विवादक की विरचना कर सकेगा। पक्षकारों द्वारा उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा ऐसे पक्षकारों के प्लीडर द्वारा शपथ पर अभिकथन करेगा। अभिवचन पर वाद में परिदत्त परिप्रश्न उत्तरों के अभिलिखन करेगा। दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश किए दस्तावेजों की अंतर्वस्तु होगी। यह भी हमने समझाया था कहाँ से आएंगे विरचना। फिर कोर्ट विवादक की विरचना करने से पहले साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा करेगा। कोर्ट की राय है कि ऐसे व्यक्ति परीक्षा किए बिना कोर्ट के सामने नहीं और किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण के लिए बिना जो वाद पेश नहीं किए गए विवादों की ठीक ठीक विवेचना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वहां पर और तत्समय समन या अन्य आदेशिका द्वारा विवश करके किसी भी व्यक्ति को हाजिरी करा सकेगा और उस व्यक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज पेश करा सकेगा जिस व्यक्ति के कब्जे में या शक्तिमत डॉक्यूमेंट है। फिर आता है रूल नंबर 5 विवादों का संशोधन उन्हें काट दिया जाना। कोर्ट डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबंधनों को वो जो ठीक समझे विवादक में संशोधन कर सकेगा और अतिरिक्त विवादक की विरचना कर सकेगा। सभी ऐसे संशोधन में अतिरिक्त विवादक जो भी पक्षकारों के बीच विवादक बातों का अवधारण करेगा उसमें संशोधित किए जाएंगे और विरचित भी किए जाएंगे। तो ये भी हमने बात समझी थी। अगर किसी भी तरह का कोई भी काट किया जा रहा है विवादों का तो उनको गलत तौर पर विरचित या पुनः स्थापित किए गए होंगे। रूल नंबर 6 तथ्य के और विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादक रूप में कथित किए जा सकेंगे। जहां वाद के पक्षकार तथ्य के और विधि के प्रश्न के बारे में रजामंद हो गए हो तो उनके बीच विनिश्चित किया जाएगा कि उनका विवादक रूप में कथन कर सकेंगे और लिखित रूप में करार कर सकेंगे और ऐसी विवादक न्यायालय द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक निष्कर्ष पर ऐसी धनराशि जो करार करार विनिश्चित न्यायालय द्वारा या ऐसी रीति से जो न्यायालय निर्दिष्ट करे अभिनिश्चित की जानी चाहिए। पक्षकारों में से एक के द्वारा उनमें से दूसरे के संदत की जाएगी और उनमें से एक पक्षकार ऐसे किसी भी अधिकार का हकदार है तो ऐसे किसी भी दायित्व के घोषित अधीन घोषित किया जाएगा और जो करार है वे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। कोई भी संपत्ति जो करार के विनिर्दिष्ट है वाद में विवादग्रस्त है तो पक्षकारों में से एक द्वारा उनमें से दूसरे के द्वारा ऐसे परिदत की जाएगी जैसे दूसरा निर्देश कर रहा हो। फिर पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकार करार में विवादक ग्रस्त बात से संबंधित कोई भी विशिष्ट कार्य करेंगे या करने से विरत रहेगा। फिर आपके कोर्ट का ये समाधान हो जाती है करार का निष्पादन सद्भाव पूर्वक होना है तो वहां पर वो क्या करेगा निर्णय सुना सकेगा। कोर्ट ऐसी जांच करने के बाद में उचित समझता हो तो समाधान करेगा क्योंकि करार पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था। पूर्वक प्रश्न के विनिश्चय में उनका सहारान हित है या इस योग्य है कि वह इसका विचारण और विनिश्चय करना चाहिए। तब वहां पर विवादक को अभिलिखित करने और उनका विचारण करने के लिए वो अग्रसर होगा और निश्चय और विनिश्चय की रीति से कथन करेगा। मानव विवादक विवेचना न्यायालय द्वारा की गई हो और ऐसे निष्कर्ष विनिश्चय के आधार पर वह करार के निर्बंधों के आधार पर निर्णय सुनाएगा और अनुसरण भी करेगा।
तो इस तरह से आपको फैक्ट इन इश्यू के बारे में आपके जो देखना है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है? अब इसका एक अपवाद भी है कि अगर ध्यान से समझना कि अगर इश्यू ऑफ लॉ आपने डिसाइड करने से जो मटेरियल दिस पास हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हो कि कोई भी चीज अगर सेपरेट है, जो सेपरेट मटेरियल प्रोपोजिशन के अंतर्गत है, तो वहां पर सेपरेट इश्यू को भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट डिस्कशन इन जजमेंट के रूप में भी ये कर सकते हो। ये एक अपवाद के रूप में आप इसको समझ लेना। ठीक है? कहां पर है ये अपवाद? ये अपवाद आपके सेक्शन 11 एक्सेप्शन नंबर 8 उसको पढ़ना, वहां पर मिलेगा। ठीक है बेटा? चलिए, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने नीरज अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। एपीओ की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही है। इस कोड को यूज जरूर करके अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप पीछे रह जाओगे, तो तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।